बहुत देना है जब आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेल फ्लावर से क्या निकलता है? पॉलन ग्रेन। ट्रांसवर्स सेक्शन है, जब आप एंथर को कट करते हो तो क्या दिखाई देता है? बाइंडिंग से ही वो पहचानते हैं टीआरएनए की कौन सा कोडॉन है। इसमें हिस्टोन के 8 यूनिट्स है, तभी इसको ऑक्टोमर कह रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं आपके सिलेबस में, उस सब को हम रिवाइज करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स टिल द यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो आपके डायग्राम्स अब एकदम आपके टिप्स पर होंगे, तो इस लेक्चर को जरूर अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है? बिकॉज डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव जैसा पेपर हो, वो भी बायोलॉजी में, तो बहुत जगह पर आपको सिर्फ डायग्राम से अपने आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड दैट डायग्राम शुड बी वेल लेबल। तो आपको लेबलिंग का ध्यान बहुत देना है जब आप एक कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। दूसरा, समटाइम्स क्या होता है बेटा, जैसे हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था कि डायग्राम देख करके दे आस्क यू क्वेश्चंस, केस स्टडी ऐसे आपको उलझाते हैं, बट आपका थ्योरी वही रहता है। जैसे हमने उस दिन भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सिर्फ उलझाने के लिए वो था, आंसर आपके कंसेप्ट तो वही थे, हमें वहीं से उठा के अपने आंसर को करना था, है ना? तो जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा सा घबराहट हो रहा है कि एग्जाम सर पर है, मैम कौन कौन से डायग्राम्स हमें करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप इस वीडियो को देखिए। इसमें वो सारे डायग्राम्स विच इज देयर इन द एनसीईआरटी, जो भी चैप्टर हमारे सिलेबस में है, उन सब का एक लेक्चर तैयार किया गया है बेटा आपके लिए, ठीक है? और मीनवाइल विल बी एक्सप्लेनिंग सारे डायग्राम्स, मैं आपको बताती चलूंगी कि इससे क्या पूछा जा सकता है, या आप इसको कब लिख सकते हो, कब अपने आंसर को आप सप्लीमेंट कर सकते हो डायग्राम के साथ, कहां पर सिर्फ उससे डायग्राम रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो मीनवाइल वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग आल्सो, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो अगर आपसे पूछ लिया गया बेटा वेल लेबल्ड डायग्राम बनाइए एक फ्लावर का एक्सप्लेनिंग ऑल दी वर्ल्स, मोस्टली वो वर्ल्स जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन में इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो दिस इज बाइलोब्ड एंथर, ठीक है, और ये उसका क्या है बेटा? फिलामेंट है। एंथर, ये एंथर है, कितने सारे एंथर हैं, और ग्रुप ऑफ एंथर को हम क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना? और आप ये जो देख रहे हो जहां पर पॉलिन ग्रेन आकर के लैंड करता है बेटा, दिस इज स्टिग्मा, जिसके थ्रू ग्रो करता है बेटा, दिस इज स्टाइल, और ये जो फुला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो एक बेसिक यूनिट हमने बात की है बेटा, इसको पिस्टल या कार्पल कहते हैं, और इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? गाइनोशियम। क्या कहते हैं हम बेटा? इसके ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोशियम, जो कि क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस चैप्टर में हमें सिर्फ फीमेल मेल का ही पढ़ना था, बिकॉज यही सेक्स ऑर्गन से यही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेपल्स और पेटल्स रिप्रोडक्टिव में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये चैप्टर रिप्रोडक्शन से डील करता है, इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो ये था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो अगर आए आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है विद ऑल द लेबल जो हमने मेंशन किया है। इसके बाद यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये दिखा रहे हैं, देखो ये एंथर का एक लोब है, इसके पीछे क्योंकि 2D डायग्राम है, दिस इज दूसरा लोब। ये क्या है बेटा? फिलामेंट है, और फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड, कौन सा एंड बेटा? यही फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला जो तरफ है इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं, ये वाला जो साइड है, और ये वाला क्या होता है बेटा? फ्लावर का प्रॉक्सिमल एंड, है ना? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड। ये फिलामेंट का किससे जुड़ा होगा? या तो पेटल से जुड़ा होता है,
या तो थैलेमस से जुड़ा होता है। इसके बाद यहां पर वो क्या दिखा रहे हैं कि जब आप एंथर को कट करते हो तो ये डायग्राम एक्चुअली देखो क्या है, 3D ट्रांसवर्स सेक्शन है। जब आप एक एंथर को कट करते हो तो क्या दिखाई देता है, तो देखो आपको हर एक एंथर को कट करोगे तो एक लोब ये दिखाई देगा, दूसरा लोब ये दिखाई देगा, इसीलिए एंथर को बाइलोब्ड कहते हैं। हर एक लोब में कितना थीका होता है बेटा, एक थीका यहां पर, एक थीका यहां पर, इसीलिए लोब को बाइथीकस, हर एक लोब को बाइथीकस कहा जाता है। इसी के अंदर होते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाएंगे, पॉलन का झोला। ठीक है, इसीलिए माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बेटा, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बेटा, 4 जगह पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में जब पॉलन ग्रेन्स बन जाता है तो पॉलन सैक्स का रूप ले लेते हैं। तो ये डायग्राम हमने देख लिया किसके लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एंथर की 4 लेयर्स इसमें समझाई गई है कि सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जस्ट जो लेयर होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद ये जो मल्टी लेयर हो सकती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। ये इनर मोस्ट जो टेपिटम की लेयर है बेटा, उसको इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो एंथर की, उसको टेपिटम कहते हैं। टेपिटम मोस्ट न्यूट्रिटिव होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वही किसको सराउंड करके रख रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मिलता है क्या बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स। यही स्पोरोजिनस सेल्स पोटेंशियल रखते हैं टू बिहेव एज पोलन मदर सेल। तो ये डायग्राम सिर्फ एक आउटलाइन बताया हुआ है कि 4 एंथर वॉल लेयर्स होती हैं। जब आप एंथर को कट करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। फिर इतने से पोर्शन को जूम करके बताया हुआ है हर एक लेयर के बारे में। जैसे ये वाली लेयर देखो, दिस लेयर इज ऑफ एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है। उसके बाद ये वाली जो आप लेयर देख रहे हो, सिंगल लेयर अगेन, दिस इज एंडोथीशियम। उसके बाद ये वाली लेयर एक और ये दूसरी, दिस इज कैसी लेयर है बेटा, ये 2 से 3 जो लेयर होती है, सेवरल तो लेयर नहीं बोलेंगे, मिडिल लेयर होती है, एक से ज्यादा नंबर में हो सकती है। अब सबसे अंदर की तरफ जो है इनर मोस्ट है, इस वाले लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टेपिटम। अगर आप ध्यान से देखोगे टेपिटम में तो एनसीईआरटी ने ऐसे डॉट 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 काला कलर का कुछ बनाया हुआ है। तो वो क्या दिखा रहा है बेटा कि टेपिटम की जो सेल्स होती हैं दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, बिकॉज इनको काम करना है नरिशमेंट का, तो इनके लिए पास भरपूर मात्रा में सारे कंटेंट होने चाहिए। और टेपिटम के अंदर ये जो सेल्स बनाए हुए हैं बेटा, दीज आर स्पोरोजिनस सेल्स, जिनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इन्हीं में से बेटा, वैसे तो हर एक सेल, स्पोरोजिनस सेल, ताकत रखता है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो मियोसिस के बाद बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स, जो आगे जाकर डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन्स। जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स भर जाता है तो एंथर इस जगह से फट जाता है, उसको डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, एक मेच्योर एंथर का फटना, डेहिसेंस होना, सो दैट ये जो छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम विच इज देयर इन द एनसीईआरटी, पॉलन ग्रेन्स। यहां पर पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर दिखाएं कि देखो पॉलन ग्रेन्स ऐसा भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं फ्यू पॉलन ग्रेन्स के। ठीक है, और इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है बेटा कि एक पॉलन ग्रेन डेवलप करता कैसे है। पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा, मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट मतलब जिसका काम है गेमीट बनाना। तो यहां पर देखो ये 4 क्या है, एनसीईआरटी क्या दिखा रही है बेटा, डिटेल सब पढ़े हुए हो, बस एनसीईआरटी का डायग्राम अब अपने दिमाग में बैठाना है। ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोर आगे जाकर के डेवलप करता है पॉलन ग्रेन। 4 माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं आफ्टर मियोसिस, चारों के चारों फंक्शन हो सकते हैं, होते हैं। 4 माइक्रोस्पोर आगे जाकर के 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने एनसीईआरटी ने क्या किया है, मान लो ये एक माइक्रोस्पोर है, तो एक माइक्रोस्पोर का एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं कि वो किस तरीके से डेवलप करेगा टू फॉर्म मेल गेमीट्स।
ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्पोर है, ये धीरे धीरे ग्रो करता, आप देख सकते हो ये पॉलन ग्रेन का रूप ले लेगा, एक न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करता है, एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन। इस डिवीजन को एसिमेट्रिक क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने की वजह से माइटोटिक डिवीजन के बाद दो जो सेल बन करके आते हैं वो दोनों अलग अलग साइज के होते हैं। ये जो बड़ी वाली सेल है बेटा इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटी वाली सेल है बेटा इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, खोलो फटाफट। जब आप ये लेक्चर देख रहे होगे ना, अपने नोट सामने रखना, सो दैट आपको कंटेंट भी रिवाइज होते रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सेल बन गए हैं पॉलन ग्रेन के, इसको हम दो सेल्ड पॉलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन अभी गैमीट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो अभी ये पूरी तरीके से मेच्योर फॉर्म वाला गैमेटोफाइट नहीं है, इसीलिए इसको इमेच्योर गैमेटोफाइट कहते हैं। कैसे बनता है गैमीट, याद करो, जो जनरेटिव सेल है बेटा वो फर्दर माइटोटिक डिवीजन करता है, अगेन एसिमेट्रिक, तब जाकर के दो मेल गैमीट्स बढ़ते हैं, स्लाइटली अनइक्वल इन साइज, शेप अमीबा जैसा इरेगुलर होता है, नॉन मोटाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बात करते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रहे हैं कि पॉलन टैबलेट्स होती है, पॉलन सिरप्स होती है। तो ये डायग्राम बेसिकली किसके लिए है बेटा, पॉलन प्रोडक्ट्स के लिए। इसको आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम पॉलन प्रोडक्ट्स है, बिकॉज पॉलन जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, पॉलन सिरप्स हो चाहे टैबलेट्स हो, ऐसा क्लेम किया गया है कि ये परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस अगर उनको वो कंज्यूम करते हैं तो, बिकॉज दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, दैट इज वाई ये कमर्शियली वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, डायग्राम आपको जो बनाने के लिए आएगा इस चैप्टर से पॉलन की डेवलपमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए वो आएगा। एंथर वॉल लेयर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि चारों एंथर वॉल लेयर्स बताओ। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर बताओ। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है, ये तो सिर्फ आपको पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये डायग्राम किस लिए है, ये एक चाइना रोज का है बेटा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली फीमेल पार्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, कौन से फ्लावर, हिबिस्कस का लिया हुआ है, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज। एक सिंगल यूनिट है, तुम इसको क्या बोलेंगे, पिस्टल। और इसमें ये क्या शो कर रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहां पर क्या शो कर रहे हैं बेटा कि ये सिन कार्पस ओवरी। सिन कार्पस का मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी कार्पस थे वो सारे के सारे फ्यूज्ड है ऑल टुगेदर। ये वाला डायग्राम किसके लिए बेटा, एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब ये जितने भी कार्पस हैं ये ऑल टुगेदर फ्यूज नहीं है, फ्री है। ये वाला डायग्राम किसके लिए है, ओव्यूल। ठीक है, ये वाला डायग्राम किसके लिए बेटा, ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अगर मैं किसी को मेगास्पोरेंजियम बोल रही हूँ, स्पोरेंजियम का मतलब झोला, दैट मीन्स इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं डिटेल तो हमें पता ही है, बट उसका डायग्राम भी दिया हुआ है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो ओव्यूल है बेटा, एनसीईआरटी में जो ओव्यूल बना हुआ है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है बेटा ये इन्वर्टेड ओव्यूल है। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमें इन्वर्टेड ओव्यूल ही क्यों पढ़ाती है, बिकॉज 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म में बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये डायग्राम बहुत पूछा जा सकता है बेटा, तो आपने जो नोट्स में डायग्राम बनाया है या जो एनसीईआरटी में है दोनों सेम ही है, आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। वेल लेबल्ड डायग्राम ओव्यूल का पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, उल्टा फुल्टा मत बना लेना। ठीक है, किधर माइक्रोपाइल करना है, किधर चालिजा करना है, फ्यूनिकल किधर की तरफ होगा, थोड़ी सी भी पोजिशनिंग गड़बड़ कर दोगे बेटा ओव्यूल का टाइप बदल जाएगा, और ओव्यूल का टाइप बदल जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है एनाट्रोपस और कोई और दूसरा टाइप ऑफ ओव्यूल बना रहे हो, यू नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं और गो थ्रू करते हैं बेटा, यहां पर क्या दिखा रहे हैं। अब आपको पता है ना ओव्यूल
ओव्यूल की ये जो सेल होती है बेटा, दिस न्यूसेलस, ये बड़े सारे सेल्स की बनी हुई है, लेकिन एक सेल बेटा न्यूसेलस की जो माइक्रोपाइल के तरफ होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है एंड दे स्टार्ट बिहेविंग एज मेगास्पोर मदर सेल। तो आप देखो ये चीज दिखाई हुई है कि ये देखो न्यूसेलस की एक सेल लार्ज हो जाती है, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है और भर भर के बेटा साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। ठीक है, ये जाती है डिवीजन में, सबसे पहले करती है बेटा मियोसिस वन। मियोसिस वन के बाद देखो दो सेल्स बन करके आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर डायाड। फिर मेगास्पोर डायाड किस में जाता है बेटा, मियोसिस टू में। और एक दो तीन चार, चार सेल्स बन करके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शन होते हैं, बट मेगास्पोर चारों के चारों फंक्शन नहीं होते। तीन क्या करते हैं बेटा, डीजेनरेट। ओनली वन मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। स्पोर का क्या काम होता है, गेमेटोफाइट बनाना। तो अब ये जो एक मेगास्पोर फंक्शनल रहा है बेटा, यही आगे जाकर के क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट, जिसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। तो लेट्स सी कि कैसे डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एक ही मेगास्पोर से आगे जाकर के फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनता है। इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट और भी तरीके से देखे गए हैं प्लांट में, बट एनसीईआरटी इज मोर कंसर्न बेटा सिर्फ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ाने में, क्योंकि यही सबसे कॉमन तरीका देखा गया है प्लांट्स में। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी आपको मोनोस्पोरिक पढ़ाती है। मैं राइट? अब क्या होता है बेटा, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ठीक है, माइक्रोपाइल के तरफ के जो तीन है बेटा ये डीजेनरेट कर जाते हैं। जो चालजा की तरफ रहता है बेटा वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वही आगे जाकर के एम्ब्रियोसैक बनाएगा। ऐसा क्यों मैडम, माइक्रोपाइल वाला नहीं हो सकता था बेटा, बट 80% प्लांट्स में यही देखा गया है कॉमन तरीका। तो एनसीईआरटी आपको कॉमन तरीका प्रेफर करती है बताने का, बिकॉज आपको डिग्री हासिल नहीं करना है ना। एनसीईआरटी सिर्फ समझाना चाहती है कि प्लांट्स में क्या चल रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो एनसीईआरटी इज प्रेफरिंग कि वो आपको कॉमन ओव्यूल पढ़ाए, कॉमन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ाए, इसीलिए मोनोस्पोरिक कॉमन डेवलपमेंट है और चार्जल मेगास्पोर फंक्शन ले जाता है, ये भी एक कॉमन तरीका देखा गया है प्लांट्स में, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ाती है। ठीक है, ये है एक फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन का मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रही है, बट वो तुरंत से उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, तुरंत से सेल वॉल नहीं बनेगा, इसलिए उस माइटोटिक डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर कहा जा रहा है। तो देखो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस तो बन गया, बट सेल का सेपरेशन नहीं हुआ बिकॉज सेल वॉल नहीं बनी थी। फिर से क्या होगा बेटा, दूसरी बार फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, दो से कितने हो जाएंगे, चार न्यूक्लियस। अगेन बेटा क्योंकि डिवीजन फ्री न्यूक्लियर है, देखो सेल सेपरेट नहीं हुआ है क्योंकि सेल वॉल नहीं बनी है। अगेन फिर से क्या होगा बेटा, थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, चार से आठ न्यूक्लियस हो जाएंगे, बट वो आठों के आठों न्यूक्लियस अभी एक ही सेल में है बिकॉज तुरंत से सेल वॉल नहीं बनेगी बिकॉज माइटोटिक डिवीजन अगेन फ्री न्यूक्लियर है। जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं बेटा, उसके बाद जाकर के सेल वॉल बनती है, रीअरेंजमेंट्स होता है, और जिसमें से 3 सेल चालजा की तरफ चले जाते हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 3 सेल बेटा एग एपरेटस का हिस्सा होता है, जिसमें एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 सेल्स हो गया। और ये जो सबसे बड़ा वाला सेल है बेटा जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, तो एक सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल सेल और एक एग, 2 सिनर्जिड, काउंट करो कितना हो गया, 7 सेल। तभी एम्ब्रियो सेक को क्या कहा गया बेटा, 7 सेल्ड। लेकिन सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाई न्यूक्लिएटेड। एंटीपोडल सेल के पास अपनी सेल वॉल होती है, ठीक है,
सिनर्जिस के पास भी सेल वॉल होती है, एग के पास भी है, लेकिन सेंट्रल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। मतलब पोलर न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियस में से पोलर न्यूक्लियाई दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, दे आर नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आउट ऑफ द 8 न्यूक्लियाई विच आर फॉर्म्ड 6 हैव सेल वॉल। ठीक है, तो कौन से दिस 2 के पास नहीं होती है? पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल नहीं, पोलर न्यूक्लियाई के पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं बेटा? इसमें दिखा रहे हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है, जो कभी खुलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं। और ये क्या इंश्योर कराते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। श्योर शॉर्ट सीड बन जाता है बिकॉज अंदर ही सेल्फ पॉलिनेट कर जाते हैं, कोई चांस नहीं होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में हो सके। बट क्योंकि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से बेटा क्या हो जाता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इन भगवान ने इन प्लांट्स को ओपन फ्लावर भी दिया हुआ है। ओपन फ्लावर को हम क्या कहते हैं? चैस्मोगैमस फ्लावर, जो खुलते हैं बाकी फ्लावर की तरह। और ये क्या इंश्योर कराते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन, सो दैट इनको वेरिएशन मिलती रहे। पाएला, ठीक है, ऑक्सैलिस, कॉमलिना, ये 3 एग्जाम्पल्स थे ऐसे प्लांट्स में जिनमें क्लिस्टोगैमस, चैस्मोगैमस दोनों फ्लावर मिलते हैं। ठीक है, उनके मूड के ऊपर इनको क्या करना है। ये वाला आपने बेटा विंड पॉलिनेशन में देखा होगा, जिसमें ये क्या दिखा रहे हैं? जिसमें ये दिखा रहे हैं कि इनके जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना करके हैं, सो दैट विंड जब आए तो उन पॉलन ग्रेन्स को उड़ाना दैट वुड बी इजी। ऐसे एंथर को वर्सटाइल एंथर कहते हैं, फुल्ली एक्सपोज स्टेमन है ना। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है बेटा, ये कौन सा प्लांट है? विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, जो कि एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, जिसके वेल एक्सपोज स्टेमन्स हैं, सो दैट एंथर्स के अंदर से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा तो उसका डिस्पर्सल वुड बी इजी। ये ग्रासेस में होता है विंड पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ये डायग्राम वाटर पॉलिनेशन के लिए है, हाइड्रोफिली के लिए है, विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी बेलिस्नेरिया। बेलिस्नेरिया एक डायोशियस प्लांट होता है। ठीक है, ये एक इसका फीमेल प्लांट है, ये इसका मेल प्लांट है। फीमेल प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका स्टॉक इतना लंबा होता है बेटा कि ये देखो पानी के सरफेस तक पहुंच गया है। दिस इज फीमेल फ्लावर। अब ये जो मेल फ्लावर है, ये मेल प्लांट है, ये देखो इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया कि ये मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर से क्या निकलता है? पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन निकलेगा बेटा, ये पानी की करंट का इस्तेमाल करके फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड कर जाएगा। तो लैंडिंग ऑफ पॉलिनेशन एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हो कहां रही है? एट द सरफेस ऑफ वाटर। इसीलिए वेलिसिनेरिया किसका एग्जाम्पल था बेटा? एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन पानी के सरफेस से अंदर हो रही है, ज़ोस्टेरा में होती थी, बट उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। यहां पर सिर्फ दिखा रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरीके से इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाता है। तो दिस इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट आता है तो बेटा उसको रिवॉर्ड भी देना पड़ता है, जैसे मेहमान की खातिरदारी करनी पड़ती है ना, इनकी भी करनी पड़ती है। तो रिवॉर्ड्स क्या है? पॉलन खा सकते हैं, नेक्टर खा सकते हैं, और कुछ जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको अपने अंडे को ले करने के लिए जगह भी मिल जाती है। ठीक है, ये सिर्फ एनसीईआरटी डायग्राम है, बट जब मैंने आपको पढ़ाया होगा मैंने और भी एडिशनल डायग्राम्स क्लास में दिखाए होंगे। रीजन क्योंकि उनका जिक्र था एनसीईआरटी, बट ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डायग्राम्स पर फोकस है, तो वो डायग्राम आपको क्लास वाले यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वो सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हमारे उसमें नहीं है तो आपको बनाना भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए वो डायग्राम्स दिखाए गए थे। नेक्स्ट डायग्राम में ये वाला जो डायग्राम है, इसमें देखो पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन दिखा रहे हैं स्टिग्मा पर। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे करता है? थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, और जर्म पोर से जर्मिनेट करके क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब। तो दूसरे डायग्राम में देखो क्या दिखा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब्स कैसे ग्रो कर रहा है? थ्रू दी स्टाइल। स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब, ये देखो पॉलन ट्यूब स्टाइल के टिश्यू के थ्रू ग्रोथ करता है। तो ये ग्राफ्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि ये देखो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा है बेटा, और ये स्टाइल में आने के बाद ट्यूब की फॉर्मेशन दिखाई है।
इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे हो रही है। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब जैसे ही पहुंचता है एम्ब्रियो सैक में, मेल गैमीट्स रिलीज हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स से देखो क्या है, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एग एपरेटस, जिसमें एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब दिखा रहे हैं सिनर्जिड के अंदर। यहां पर क्या दिखा रहे हैं बेटा, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, जैसे ही मेल गैमीट, एक मेल गैमीट ये है, एक मेल गैमीट ये है, तो मेल गैमीट यहां से यहां कैसे आया, क्योंकि जो एग एपरेटस के सेल होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं, सिनर्जिड्स में डिस्चार्ज होते हैं मेल गैमीट्स। एक मेल गैमीट एग के पास चला जाता है फ्यूज करने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए, और एक मेल गैमीट किसके पास चला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इस डायग्राम की। ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है कि कैसे एक डाइकॉट एम्ब्रियो बनता है। ये वाला जो डायग्राम है बेटा, इसमें वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जब एक एम्ब्रियो के अंदर, अभी आपने एम्ब्रियो के अंदर नहीं सॉरी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वंस फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब आपको एक सेल नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक सेल ने मेल गैमीट से फ्यूज करके जाइगोट बना लिया है। सिनर्जिड्स अब आपको डीजनरेट होते हुए दिखाई देंगे। एक सिनर्जिड पॉलिनेशन के बाद ही डीजनरेट कर जाता है, दूसरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंटीपोडल सेल्स भी बेटा डीजनरेट करते हुए दिखाई देंगे, इनका रोल हमें नहीं पता। सेंट्रल सेल अब बन चुका होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो न्यूक्लियस था वो बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे डिवाइड करेगा एंड दैट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, क्या क्या चलता है। एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से, एंडोस्पर्म बनता है एम्ब्रियो बनने से पहले, बिकॉज एम्ब्रियो टेक्स नरिशमेंट, तो उसको एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, और इसके साइड वाला डायग्राम दिखा रहे हैं बेटा कि डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, किसका डेवलपमेंट बेटा, डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो सबसे पहले जाइगोट डिवाइड करता है, दो सेल बनते हैं, टू सेल जाइगोट। जो बड़ी वाली सेल बनी है इसको हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, ये जो छोटी वाली सेल है इसको एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगा बेटा, कुछ ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बना लेता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सस्पेंसर है, और जो ये गोल मटोल है बेटा ये एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, सस्पेंसर सेल का काम होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना, और एम्ब्रियो जैसा नाम से पता चल रहा है ये वाला हिस्सा आगे जाकर के डाइकॉट एम्ब्रियो बनाएगा। आपके लिए सिर्फ स्टेज इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो सीक्वेंस याद करना कि टू सेल एम्ब्रियो बन जाएगा, सॉरी टू सेल जाइगोट बन जाएगा। आधा स्टेप एनसीईआरटी खा गई है बट कोई नहीं, आप एनसीईआरटी का याद रखना। उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो का शेप बदल जाता है, हार्ट शेप्ड हो जाता है। हार्ट शेप के बाद आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो, पेंडेंट शेप्ड एम्ब्रियो दिखाई देगा। ठीक है, सस्पेंसर सेल धीरे धीरे डीजनरेट होने लगे हैं क्योंकि इनका काम एम्ब्रियो बनाना नहीं होता, एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल सके एंडोस्पर्म से, ये इनको ढकेल सके टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, यही काम होता है। जैसे जाइगोट है ना, तो जाइगोट जब डिवाइड करके यहाँ पर एम्ब्रियो बनाएगा और यहाँ पर सस्पेंसर सेल बनाएगा, तो सस्पेंसर सेल धक्का देगा सो दैट वो एंडोस्पर्म तक आ सके और नरिशमेंट को डिराइव कर सके। तो ये डायग्राम क्या है कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप करता है बेटा एक डाइकॉट प्लांट्स में। मोनोकॉट का भी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम लेबल ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो दो कॉटिलिडन्स हैं, ये हाइपोकोटाइल है, कॉटिलिडन के नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, यही आगे जाकर के रूट कैप एपेक्स बनाता है। ठीक है, प्लूम्यूल एपिकोटाइल कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो एपिकोटाइल के अंदर आता है, जिसके अंदर प्लूम्यूल है, और प्लूम्यूल आगे जाकर के शूट बनाता है। ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है। और ये मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट का मतलब होता है एक कॉटिलिडन, तो आप देख सकते हो सिंगल कॉटिलिडन को हम क्या कहते हैं, स्क्यूटलम।
ठीक है, ये कोलियोप्टाइल हो गया, ये शूट एपेक्स हो गया। शूट एपेक्स जो शूट होते हैं बेटा यहाँ पर, उनके पास एक कवरिंग होती है, दैट कवरिंग शीट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। रूट कैप की कवरिंग को हम कोलियोराइजा कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, तो मैं बताती हूँ कि प्लूम्यूल की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। पी फॉर प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, तो प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल। तुम्हारा आर रेडिकल रूट, आर किस में आ रहा है? कोलियोराइजा में। तो रूट के लिए जो डिफरेंशिएटिंग शीट है जो उसको कवर करके रखती है, उसका नाम कोलियोराइजा है। तो ऐसे याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, खासकर उस डायग्राम के। इसमें एपीब्लास्ट क्या होता है बेटा? एपीब्लास्ट रिमेन्स है सेकंड कॉटलिडन का। जब डाइकॉट से मोनोकॉट इवॉल्व हो रहे थे बेटा, तो एक कॉटलिडन तो रह गया, बाकी दूसरा कहां गया? उसका जो रिमेन्स दिखता है, द रिमेनेंस ऑफ दी अदर कॉटलिडन, उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें सीड है बेटा, ये बीन की सीड है। ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये सब क्लास में भी बताया हुआ है बेटा। ये कैस्टर सीड है। कैस्टर सीड डाइकॉट होती है, बट इसमें एंडोस्पर्म है, इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड है, इसीलिए एक्सेप्शन थी ये डाइकॉट की। अनियन की सीड है बेटा। अनियन मोनोकॉट होता है और एंडोस्पर्म भी है, एंडोस्पर्मिक सीड है ये। ठीक है, ये मेज है, मेज मोनोकॉट होता है और मोनोकॉट के पास ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड है। इनका जो एंडोस्पर्म होता है बेटा, एक प्रोटीन के लेयर से सराउंडेड होता है, और उस प्रोटीन की लेयर को हम क्या कहते हैं? एल्यूरॉन लेयर। लेबलिंग्स याद रखना बेटा, कहाँ कॉटलिडन है, कहाँ सीड कोट है, कहाँ हाइपोकोटाइल है। ठीक है, अनियन में भी बहुत सारी चीजों का लेबलिंग है, जरूर से याद रखना है। कौन सी सीड कौन सी एनसीईआरटी ने बताई हुई है, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दी है, क्लास में भी लिखी थी, यहाँ पे भी लिखी है, आप अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, लास्ट डायग्राम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का है, ये फॉल्स फ्रूट का डायग्राम है। ये एप्पल है और ये स्ट्रॉबेरी है। फॉल्स फ्रूट इसलिए बिकॉज ये ओवरी से नहीं बनते, अदर देन ओवरी बनते हैं। जैसे सेब में जो आप पोर्शन खाते हो बेटा, वो थैलेमस खाते हो, मतलब थैलेमस ने फ्रूट बनाने के लिए मदद की है, इसीलिए एप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। सेम आप स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस खा रहे हो, ठीक है, अदर देन ओवरी है, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? फॉल्स फ्रूट के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम था हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। फटाफट एक बार आप भी गो थ्रू कर लीजिए बेटा, फटाफट आप भी गो थ्रू कर लीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। जो अब हम चैप्टर के डायग्राम्स करने वाले हैं बेटा, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो फटाफट अपनी एनसीईआरटी इस चैप्टर की खोल लीजिए और नोट्स भी साइड बाय साइड रखिए, सो दैट आप डायग्राम्स के कंसेप्ट भी रिवाइज कर सके मीनवाइल। ठीक है, सो अब जो डायग्राम्स आने वाले हैं, जल्दी से डायग्राम्स देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो डायग्राम आपको क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम्स हैं, जिसमें सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट है, ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल जी ने सेलेक्ट किए थे मटर पर काम करने के लिए जेनेटिक्स का। हर कैरेक्टर के बेटा 2 ट्रेड्स बताए हुए हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। जैसे शीट शेप का जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो राउंड शेप होता है ओवर रिंकल्ड। सीड कलर येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। फ्लावर कलर वायलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। पॉट शेप में फुल इज डोमिनेंट ओवर कॉन्स्ट्रिक्टेड, मुरझाया हुआ, जैसा आपने देखा होगा पॉट का शेप घर में आता है। ठीक है, पॉट कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है येलो के ऊपर। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट होता है, एक्सियल मतलब साइडवेज फ्लावर जो डोमिनेंट होता है टर्मिनल फ्लावर से। ठीक है, और टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ। ठीक है, ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि जब मेंडल जी ने क्रॉस किया था तो क्या क्या परफॉर्म किया था। सबसे पहले बात, यू शुड नो दैट मटर एक बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है बेटा? एंथर भी होता है, स्टिग्मा भी होता है, मेल फीमेल एक साथ होता है। क्योंकि मेंडल जी को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना था, तो उनको अपने पसंद का मेल फीमेल चाहिए था। तो सबसे पहले काम जो उन्होंने किया, मटर के फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दिया, और रिमूवल ऑफ एंथर्स को हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब जब इमैस्कुलेशन करके हटा दिया तो फीमेल ही बच गई, अब सिर्फ स्टिग्मा, तो उसको फीमेल पेरेंट कहते हैं। एक
प्लांट उन्होंने अपने मनपसंद का चुना हुआ है जिसका उनको पॉलन ग्रेन इस्तेमाल करना है, तो इसका पॉलन ग्रेन लाएंगे, इसके स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे। इस तरीके से वो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और उसके बाद जो मटर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सीड्स वगैरह बन जाते हैं, हर एक सीड को जमीन में बोते थे, फिर वेट करते थे पेशेंटली कि किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट डायग्राम जो दिया है हमारे एनसीईआरटी में, ये वाला डायग्राम है। ये डायग्राम इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। जैसे जो हम लिख कर करते हैं ना कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से F1 में जितने भी बच्चे आए वो हाइब्रिड थे, कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद F2 में कैसे आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, रेशियो 3:1, 75% टॉल, 25% डॉर्फ। तो एक जो हम जीनोटाइप लिखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम कॉपी में लिखते हैं, उसी का समझ लो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और सेम चीज उन्होंने यहाँ पर विथ अलील्स विथ गेमीट्स, ठीक है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, तो यहाँ पर एलिलिक रिप्रेजेंटेशन किया है, पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो अपने कॉपी में लिखे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो डायग्राम है बेटा, इसमें ये जानना है कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका आपको वायलेट कलर मिल रहा है, हर एक डोमिनेंट फिनोटाइप का बेटा दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन इसका क्या है ये हमें पता नहीं है। हमें फिनोटाइप डोमिनेंट दिख रहा है बट जीनोटाइप नोन नहीं है। तो जब जीनोटाइप नोन नहीं होता है बेटा, तो क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है, जहां पर इस वाले प्लांट का हम क्रॉस करा देते हैं उसके होमोजाइगस रेसेसिव से। अगर सारे के सारे बेटा डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो समझ जाना इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, यहां पर अगर 50% डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है, 50% रेसेसिव आ रहा है, रेसेसिव तभी एक्सप्रेस होंगे जब यहां पर क्या होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये जो डायग्राम है ये टेस्ट क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन है, जो क्रॉस किया जाता है किसी भी एक डोमिनेंट फिनोटाइप के अंदर कौन सा जीनोटाइप है वो जानने के लिए। ये वाला क्रॉस बेटा स्नैपड्रैगन फ्लावर है, एंटीरिनम मेजर्स है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो ये वाला डायग्राम किसके लिए बेटा, जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पनेट स्क्वायर बनाया हुआ है, ये उसी को एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कि एक रेड का एक व्हाइट से क्रॉस कराते हो तो पिंक आते हैं, दैट मीन्स यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीटली नहीं चली है, क्योंकि यहां पर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस था। ठीक है, यहां पर फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है, दैट इज 1:2:1। क्रॉस के डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये लेक्चर क्रॉस और कंसेप्ट के लिए नहीं है, ये लेक्चर सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है कि व्हाट ऑल डायग्राम्स आर देयर इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं क्लास में, वन शॉट में भी पढ़ चुके हैं, तो कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम सिर्फ डायग्राम्स को रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से डायग्राम्स हैं और क्या बताना चाहते हैं। वो जो आप भूल जाते हो पढ़ना, उस चीज के लिए हम आपको एक लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, अगेन बेटा ये जो डायग्राम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली लेते हैं। ठीक है, तो एक राउंड एंड येलो सीड लिया गया और एक मटर का प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो पनेट स्क्वायर बन करके आया है, 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, रेशियो आपको पता है 9:3:1। तो जो आप लिखते हो वही यहां पर बना हुआ है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है बेटा, दिस डायग्राम इज फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सारी पॉसिबल कंडीशंस पॉसिबिलिटीज बताई हुई हैं कि F1 में क्या होगा, F2 में क्या होगा, विद जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विथ देयर रेशियोज। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा कि एक मियोसिस कैसे होती है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो इस वाले पैराग्राफ में जहां पर ये डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहती है कि व्हाट हैपेंस इन मियोसिस। तो मियोसिस गेट्स कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एनाफेज का जिक्र इसीलिए किया है बिकॉज सेपरेशन, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन यहां होता है। ठीक है,
क्रोमैटिड्स का सेपरेशन एनाफेज 2 में होता है, जिसकी वजह से आपको 4 गैमेटिक सेल्स मिलते हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवाया था एनसीईआरटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नेक्स्ट आता है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया गया था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। ठीक है, इससे पहले भी डायग्राम है बेटा ये वाला, इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाई गई है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की, कि देखो जब क्रोमोसोम, ठीक है, आपको पता है ना एक लॉ चलती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहां पर क्रोमोसोम का बेसिस लिया है, जो आपने 11th क्लास में मियोसिस पढ़ा था, उसके बदौलत कि 4 कॉम्बिनेशंस यहां पर आपको बना करके दिखा रहे हैं, और ये 4 कॉम्बिनेशंस तभी पॉसिबल है जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चले। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं तो लिंकेज का फिनोमेना शुरू हो जाता है, और वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ी सी फेल हो जाती है। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। जिसकी साइज बड़ी थी वो फीमेल फ्रूट फ्लाई थी, जिसकी साइज छोटी थी वो मेल फ्रूट फ्लाई थे। एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं आपको फटाफट से, आप पॉज करिए और फटाफट से इसके कंसेप्ट को गो थ्रू कर रही है कि इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या था। ठीक है, फटाफट पॉज करिए बेटा। ओके, सो जो आपका पहला डायग्राम है बेटा, ये क्रॉस ए किया गया था, किसके किसके बीच में किया गया था बेटा? बॉडी कलर एंड आई कलर। ये वाला जो क्रॉस बी करा गया था बेटा, दैट वाज बिटवीन विंग साइज एंड द आई कलर। और ये दोनों क्रॉस में आपको क्रॉस परफॉर्म करना आना चाहिए, जो हमने कॉपी में किया हुआ है। दिस इज, आई विल नॉट से कि ये डायग्राम है बेटा, दिस इज नॉट एन डायग्राम, दिस इज द जेनेटिक क्रॉस जो हमने कॉपी में किया हुआ है टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। और इसका कंक्लूजन ये निकला था बेटा कि जो पहला क्रॉस किया गया है पेरेंटल टाइप, उसमें 98.7% था परसेंटेज पेरेंट का, और रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस 1.3% थे। इतना कम इसलिए था बेटा, रिकॉम्बिनेंस का बनने का मतलब ये है कि लिंकेज कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि कंप्लीट लिंकेज होती है तो रिकॉम्बिनेंट्स मिलते ही नहीं। 1.3% अगर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहा है तो इनकम्प्लीट है। इतना कम मिलने का मतलब है कि ये टाइटली लिंक जीन्स है। ये क्या है बेटा? ये टाइटली लिंक जीन्स है। ठीक है, यहां पर भी रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है। अगर 50% से कम मिलता है रिकॉम्बिनेंट, अगर 50% से कम है रिकॉम्बिनेंट, तो ये इस बात का सबूत है लिंकेज है। रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज है। अब यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स के जो जीन्स थे बेटा वो लूजली लिंक्ड थे। यही कंसेप्ट आपको इससे जानना था, सिर्फ इसीलिए ही ये क्रॉस हम करते हैं। यहां पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो जाती है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन शुरू होता है। ह्यूमंस में एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, सेम प्रकार का डिटर्मिनेशन आपको दिखाई देता है ड्रोसोफिला में। ठीक है, एक्स वाई मेल है, एक्स एक्स फीमेल है। जहां पर फीमेल सेम प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करती है उसको होमोगैमेटिक मेल कहते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल ह्यूमंस और ड्रोसोफिला का होमोगैमेटिक मेल है, सॉरी होमोगैमेटिक फीमेल है। और मेल्स यहाँ पर 2 प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, एक एक्स टाइप का स्पर्म, एक वाई टाइप का स्पर्म। 2 प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेल है वो हेटेरोगैमेटिक है। जो हेटेरोगैमेटिक होता है बेटा वही ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करता है। बर्ड्स के केस में उल्टा है, यहाँ पर बर्ड्स जो फीमेल है
वो दो प्रकार की ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, Z और W। तो यहाँ पर बेटा फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ये डिसाइड करती है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और जो मेल होता है बेटा वो होमोगेमेटिक होता है। ये डायग्राम दे देते, कैसे पहचानोगे? सर के ऊपर ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये मेल में होता है, तो जिसपे ये बना होगा समझ जाना वो मेल है, जिसपे नहीं है फीमेल है। पूंछ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे वाला मेल का है, ऐसे वाला फीमेल का है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका है बेटा, क्योंकि तब आपको बताया नहीं जाएगा कौन मेल और फीमेल, तुम्हें खुद पहचानना पड़ता है कौन मेल और फीमेल है। नेक्स्ट, पेडिग्री का सिंबल दिया हुआ है बेटा, ये पेडिग्री है। मेल फीमेल सेक्स जब पता ना हो, जब इफेक्टेड डिजीज हो कोई उनको, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये मैरिज लाइन है। तो ये पेडिग्री के सिंबल से जो हमने कॉपी मिक्स बनाए हुए हैं, और ये बेटा दो डिजीज लिया हुआ है। पहला वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, याद करना ये वाला जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। फॉर एग्जांपल माइटोनिक डिस्ट्रॉफी की इन्होंने बनाई है। ये वाला ऑटोसोमल रेसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री इन्होंने बनाई है। तो पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसेसिव का दिया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस करते क्यों हैं? जस्ट टू नो कि एक कपल को एडवाइस कर सके कि क्या उनके चांसेस हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, तो वो जेनेटिक काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं कि आने वाली क्या पॉसिबिलिटी होगी कि बच्चा सिंड्रोम वाला होगा, बच्चे में बीमारी होगी। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है बेटा? ये सैंपल पेपर भी हमने किया हुआ था, इसमें भी ऐसा क्वेश्चंस आया था। तो ये एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन तब बनेगा जब तुम्हारा mRNA पे GAG होगा, जो कि 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। लेकिन अगर तुम्हारा mRNA GOG हो जाए, क्योंकि तुम्हारा नाइट्रोजन बेस में चेंज आ जाए DNA के, जिसकी वजह से mRNA का कोडॉन बदल गया, mRNA का कोडॉन GUG हो गया, 6th पोजीशन पर अब क्या आएगा? वलीन। और अगर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड गेट्स रिप्लेस बाय वलीन, तो उसके बीमारी हो जाती है बेटा सिकल सेल एनीमिया। शेप RBC का अब देखो सिकल सेल हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्लॉग होने लगते हैं ब्लड कैपिलरीज, डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाती है, एंड पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अनेमिया। इसलिए नहीं कि खून नहीं बन रहा था, इसलिए खून तो बन रहा था, आरबीसी तो बन रही थी, उसका शेप खराब आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता क्यों है उसका रीजन बताया हुआ है, क्योंकि 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड गेट्स रिप्लेस्ड बाय वलीन। ये एक पॉइंट म्यूटेशन था, क्योंकि एक नाइट्रोजन बेस में फर्क आया था। पिरिमिडिन गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय प्यूरिन या वाइसी वर्सा, तो एक प्रकार का ये सब्स्टिट्यूशन वाला म्यूटेशन था बेटा, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहते हैं इसको। एक नाइट्रोजन बेस में था तो पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्वालिटी खराब हुई थी आरबीसी की, शेप खराब हो गया था, तो क्वालिटेटिव म्यूटेशन का एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर डिसऑर्डर समझाया हुआ है। ये क्या है बेटा? ये एक डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड बेबी बताया हुआ है। ये कैरियोटाइप है जहां पर 21st क्रोमोसोम ट्राइजोमी दिखाई हुई है। तो ये डाउन सिंड्रोम का पिक्चराइजेशन है। यहां पर टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइन कैरेक्टर, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये लड़की शॉर्ट स्टेचर की है बट रूडिमेंट्री ओवरीज रखती है, स्टेराइल है, ये टर्नर सिंड्रोम वाली है। तो ये तीनों डायग्राम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो ये खत्म होता है आपके सारे डायग्राम्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। फटाफट ग्रो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अगला जो हम चैप्टर का डायग्राम करने वाले हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फटाफट पॉज करके ग्रो थ्रू कर लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम। तो ये पहला डायग्राम विच इज देयर, इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं, क्योंकि इसमें डीएनए बताना था। डीएनए एक नहीं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो यहां पर देखो एक न्यूक्लियोटाइड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड में देखो ये तुम्हारा फॉस्फेट हो गया, ये तुम्हारा पेंटोज शुगर हो गया, ये तुम्हारा नाइट्रोजन बेस हो गया, यही तीन चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन में 5th पोजीशन पर आप एक फ्री फॉस्फेट का ग्रुप देखोगे और 3rd पोजीशन पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखोगे। दो
न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन्होंने ऊपर वाले डायग्राम में एनसीईआरटी के सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझाने की कोशिश की है, बट इससे नीचे वाले डायग्राम, बिकॉज डीएनए हैज गॉट 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वॉटसन एंड क्रिक के हिसाब से जो हमने पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो एक न्यूक्लियोटाइड का चेन ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड का चेन है नीचे वाला। एंटी पैरेलल नेचर देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड्स स्टेबलाइज्ड होते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एडेनिन और थाइमिन होता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, गोनिन और साइटोसिन होगा बेटा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा कन्फर करती है स्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो चेन बनती है बेटा वो फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इसीलिए कहते हैं कि बैकबोन फॉस्फेट और शुगर का है। नीचे भी देखो, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो अंदर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्टेड होते हैं। जो फॉस्फेट पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है बेटा, उस वाले बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। नाइट्रोजन बेस जो शुगर से जुड़ा होता है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोसाइड के विद इन में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दिखाई देगा, बट 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम विच इज देयर इन द एनसीईआरटी, यहां पर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिखाया हुआ है, जहां पर ये दोनों स्ट्रैंड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं जिनका बैकबोन शुगर फॉस्फेट है, और ये जो सीढ़ियों की तरह आपको नजर आ रहा है लैडर टाइप, ये नाइट्रोजन बेस है जो दोनों अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर है कि ये देखो, ये एक हिस्टोन का ऑक्टोमर है, इसमें हिस्टोन के 8 यूनिट्स है, तभी इसको ऑक्टोमर कह रहे हैं। कौन सा है क्लास में बताया हुआ था, जब हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाता है, लट्टू बताया था ना, तो उस पैकेज स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में, ये न्यूक्लियोसोम के ही बारे में बता रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े सारे न्यूक्लियोसोम्स बने हैं जब एक ह्यूमन डीएनए को पैकेज किया जाता है। पैकेजिंग क्यों करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है तो डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो उसको हटाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पैकेजिंग करनी होती है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को क्रोमैटिन के फॉर्म में पैकेज किया जाता है। क्रोमोसोम तो बेटा डिवीजन के टाइम ही बनता है सर। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम किसका है बेटा, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद था, ये प्रूफ करना कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज लिया, बिकॉज बैक्टीरियोफाज के पास डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है, तो वो बेस्ट मटेरियल था काम करने के लिए। ठीक है, अब एक बैक्टीरियोफाज में इन्होंने सल्फर से लेबल कर दिया प्रोटीन की कोट को, और एक बैक्टीरियोफाज में उन्होंने डीएनए को लेबल कर दिया फॉस्फोरस से। डीएनए को फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव लेबल इसलिए किया गया, फॉस्फोरस ही क्यों, बिकॉज डीएनए हैज फॉस्फेट इन न्यूक्लियोटाइड चेन में। ठीक है, प्रोटीन क्योंकि पास सल्फर होता है इसलिए इसको सल्फर से रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया है। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्यों लेबल किया गया, नॉर्मल था ना एलिमेंट, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, क्योंकि लाइट एमिट करते हैं तो प्रेजेंस डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। तो जब इस बैक्टीरियोफाज के साथ इन्फेक्ट किया गया इस बैक्टीरियल सेल को, तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, क्योंकि प्रोटीन अंदर जाता ही नहीं है, रेडियो एक्टिविटी बाहर दिखाई गई। दैट मीन्स प्रोटीन अंदर गया ही नहीं। अगर प्रोटीन अंदर गया ही नहीं तो होस्ट सेल का रेप्लिकेशन प्रोटीन ने नहीं करवाया है। यहां पर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल के अंदर दिखाई गई, दैट मीन्स यहां पर रेडियो एक्टिव अंदर चली गई है। और रेडियो एक्टिव किया किसको था, डीएनए को। दैट मीन्स डीएनए हैज एंटर्ड इन द सेल। दैट मीन्स जो अंदर जाएगा बेटा, इन्फेक्शन वगैरह रेप्लिकेशन वगैरह भी तो वही करवाएगा। तो यहां से प्रोटीन का पत्ता साफ हो जाता है और डीएनए कम्स इन अ पिक्चर, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज वही हो सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आता है तो डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट,
इस डायग्राम में वैसे तो एनसीईआरटी ने बताया है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये देखो लाल वाला क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, जब इनको डॉटर स्ट्रैंड बनाना पड़ता है, और इन्हीं को अब टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और नए डीएनए के स्ट्रैंड फिर आते हैं। ठीक है, ये अब किसकी तरह काम करते हैं, टेम्पलेट की तरह, और इन्हीं का इस्तेमाल करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अब आते हैं। जब जब रेप्लिकेशन के बाद डॉटर स्ट्रैंड्स आएंगे बेटा, हर एक डॉटर स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड पेरेंट की होगी और एक नया बनेगा। इसमें भी देखो एक स्ट्रैंड पेरेंट की है, एक नया बनेगा। नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट का आधा ही कंजर्व रह जाता है। इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसर्सन एंड स्टाल ने प्रोकैरियोटिक डीएनए का इस्तेमाल करके, और टेलर इटाल ने यूकैरियोटिक डीएनए का इस्तेमाल करके। ठीक है, मेसर्सन एंड स्टाल जी का एक्सपेरिमेंट देखो दिया भी हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक हैवी डीएनए ई कोलाई का तैयार किया। ई कोलाई को एक हैवी नाइट्रोजन वाले डीएनए में रख करके सेवरल जनरेशन तक के लिए, सो दैट कि वो हैवी नाइट्रोजन अंदर इसके इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर इसको सेंट्रीफ्यूग करा करके देख भी लिया कि अगर हैवी डीएनए होगा तो कहां पर जाकर के सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में आएगा। फिर 20 मिनट के बाद इसको डाल देते हैं नॉर्मल NH4Cl में, जिसमें नॉर्मल डीएनए है, लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। फिर इन्होंने क्या देखा, दो डीएनए बन करके आ रहे हैं, एक ये और एक ये। सेंट्रीफ्यूग किया तो ये सेंट्रीफ्यूग ट्यूब के बीचों बीच आ रहे हैं इनका बैंड। क्यों, एकदम नीचे नहीं आ रहे तो पता चल जाएगा हेवी नहीं है, ऊपर नहीं आ रहे दैट मीन्स पक्का से लाइट नहीं है, बीच में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं बेटा, उसमें से एक स्ट्रैंड देखो लाइट वाला है और एक स्ट्रैंड देखो हैवी वाला है, इसीलिए ऐसे डीएनए को हाइब्रिड कहा गया है। 100% देखो बेटा हाइब्रिड बना है। नेक्स्ट जनरेशन में 20 मिनट के बाद और छोड़ दिया गया, आफ्टर 20 मिनट फिर निकाल करके देखा गया तो आप देख सकते हो 4 डॉटर स्ट्रैंड आ रही है। सेंट्रीफ्यूग कराया, 2 बैंड मिल रहा था इक्वल साइज का, 14N 14N दोनों स्ट्रैंड लाइट वाले, 14 और 15N दोनों स्ट्रैंड हैवी वाले, मतलब 50% लाइट बना, 50% हाइब्रिड बना। हाइब्रिड इससे पहले जनरेशन में 100% था, नेक्स्ट जनरेशन में आधा हो गया। यही तो प्रूफ है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का। एनसीईआरटी ने आपसे पूछा हुआ है व्हाट विल हैपन आफ्टर 60 मिनट्स, 20 मिनट के लिए और छोड़ दो तो आफ्टर 60 मिनट्स क्या होगा, मैंने आपको कॉपी में करवाया है। 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये भी मैंने आपको कॉपी में करवाया है। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए था। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। यहां पर एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन के बारे में बताया हुआ है, प्रोसेस नहीं बताती एनसीईआरटी। प्रोसेस मैंने आपको बताया जब मैं आपको पढ़ा रही थी, एनसीईआरटी प्रोसेस नहीं बताती, एनसीईआरटी सिर्फ फाइनल डायग्राम बनाती है कि ये देखो आपके 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक की पोलैरिटी 3' to 5', एंटी पैरेलल पोलैरिटी देख सकते हो। जिधर की तरफ कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जिधर की तरफ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जो कि बाद में ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है बेटा, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, वो बनता है ऐसे टेम्पलेट पर जिसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो बनता है टेम्पलेट 5' to 3'। ठीक है, यहां पर जो डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 आपको हिस्से दिखाई देते हैं, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। ये हिस्से डीएनए के अंदर ही हैं क्योंकि डीएनए का इस्तेमाल करके आरएनए बनता है, इसीलिए जो एंजाइम होती है हम उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर इनिशिएट करता है आरएनए के बनने को, स्ट्रक्चरल जीन का जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो एक्चुअल में आरएनए बनाते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटर प्रोसेस को बेटा टर्मिनेट करता है, मतलब ये हिस्सा आरएनए नहीं बनाएगा, ये हिस्सा आरएनए नहीं बनाएगा, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअल में जो बनाता है वो कौन सा हिस्सा होता है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। 2 स्ट्रैंड्स दिखाई दे रही हैं, जो स्ट्रैंड्स एक्चुअली में आरएनए के लिए कोड करती हैं उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जो कोड नहीं करती हैं उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं।
तो कोडिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो नया आरएनए बन करके आता है उसका सीक्वेंस बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है, बस जहां जहां थाइमीन होगा बेटा वहां वहां यूरासिल कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन भी हमने सैंपल पेपर में डिस्कस किया था। एक एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। मान लो यहाँ एग्जांपल AUG है, ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? यहाँ पर AUG थोड़ी हो सकता है डीएनए में, जस्ट सेकेंड। मान लो यहाँ पर AGT है, इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या होगा? TCA। आरएनए पॉलीमरेज आया, ए के जगह न्यूक्लियोटाइड जो ऐड किया U, जी की जगह ऐड किया C, टी की जगह ऐड किया A। ये नया mRNA आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखो इसका और ये सीक्वेंस सेम नहीं है, बस फर्क ये है कि जहां जहां T होगा वहां वहां U होगा, ठीक है। क्योंकि जो आरएनए बन करके आता है उसकी सीक्वेंस इससे मिलती है, इसलिए इसको कोडिंग कहते हैं, जबकि कोड किसी के लिए नहीं करता है। अब एनसीईआरटी ने ये भी बोला हुआ है कि अगर हम इनकी पोजीशन स्वैप कर दे, प्रमोटर को टर्मिनेटर की जगह, टर्मिनेटर को प्रमोटर की जगह, तो क्या अभी भी ऊपर वाला टेम्पलेट ही स्टैंड रहेगा? नहीं, तब बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर ये प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए का बनना है, ट्रांसक्रिप्शन है, सबसे पहले इनिशिएशन होती है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद द सिग्मा फैक्टर आकर के कहां पर लगता है बेटा? प्रमोटर वाले सीक्वेंस पे लगता है। क्योंकि जब तक सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा नहीं, प्रोसेस इनिशिएट नहीं होती है। जब एक बार प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है तो सिग्मा फैक्टर निकल जाता है वहां से, अब सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बचा रह जाता है, जो इस सीक्वेंस पर घूमता रहेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऐड करता रहेगा। ये सिलसिला तब तक चलता है बेटा जब तक कि वो कहां ना पहुंच जाए? टर्मिनेटर साइट पर। टर्मिनेटर पर उसकी मुलाकात रो फैक्टर से होती है, जो सब कुछ टर्मिनेट कर देता है। बहुत ही सुंदर आपको एनिमेशन दिखाया था, फिर रिमेंबर, है ना। नेक्स्ट जो डायग्राम है बेटा, इसमें प्रोसेस नहीं बताया हुआ है यूकैरियोट्स का, प्रोसेस तो सेम ही है लगभग, ये समझ लो। यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बताई गई है, और ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती किसमें है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन चलती है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां कोई इंट्रॉन्स वगैरह नहीं होते हैं, उनका सारा का सारा काम साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। यहां पर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती, 3 मॉडिफिकेशन होती है। एक होता है कैप को ऐड करना, एक 5 प्राइम एंड, ठीक है। इंट्रॉन्स को रिमूव करना, स्प्लाइसिंग कराना, एक मॉडिफिकेशन है। और 3 प्राइम एंड पर टेल को ऐड करना, ये 3rd मॉडिफिकेशन है। तो दिस टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक आरएनए। और जब प्रोसेस हो जाता है, जब सिर्फ एक्सॉन ही रह जाता है और कैप और टेल, अब इस प्रोसेस्ड आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो फुल्ली फंक्शनल है, क्योंकि अब इसमें इंट्रॉन्स नहीं होता है। अब इसको ले जाओगे तुम साइटोप्लाज्म में और इसका कराओगे ट्रांसलेशन, प्रोटीन वगैरह, पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह बनाओगे, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट डायग्राम विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, जो क्लास में भी दिखाया था आपको, ठीक है। ये जो डायग्राम है बेटा, ये इन्वर्टेड एल है, ठीक है, जो कि एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर होता है। अब जो टीआरएनए होता है उनके पास एंटीकोडॉन्स होते हैं। एंटीकोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके? कोडॉन्स के। तो एमआरएनए पे अगर कोडॉन AUG है तो इसका देखो कॉम्प्लीमेंट्री मौजूद होगा, और इसी बाइंडिंग से ही वो पहचानते हैं टीआरएनए की कौन सा कोडॉन है। इसी तरीके से वो रीड लगाते हैं कोडॉन्स का ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और उसके करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर के आते हैं। जैसे इन्होंने रीड लगा लिया, AGU है, बॉन्डिंग जब हो गई तो सीरीन को ले आए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो बिल्कुल एकदम अडेप्टर नहीं हो, जैसे फोन का चार्जर है, जिस फोन का होगा उससे इससे चार्ज कर सकते हो। अब आईफोन में आईफोन का चार्जर ही डालना पड़ेगा बेटा, तभी वो चार्ज कर पाएगा। मैं आईफोन में सोचूं OnePlus का चार्जर लगा दूं तो चार्ज हो जाएगा, नहीं होएगा ना। तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए, जस्ट लाइक अडेप्टर। तो ये भी अपने एंटीकोडॉन के साइड से बिल्कुल बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड जैसे ही करेंगे उनको पता चल जाएगा कि कोडॉन क्या है, रीड कर लेंगे। और दिस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि टीआरएनए का 2 काम है, एक अमीनो एसिड को लेकर के आना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, दूसरा कोडॉन्स को रीडिंग लगाना विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन्स। यहां पर ट्रांसलेशन सिखाया हुआ है।
ट्रांसलेशन कुछ सिखाया नहीं हुआ है वैसे, जो हमने डायग्राम्स लिखे हैं ना, जो हमने एनिमेशन देखी है, उससे आप ट्रांसलेशन समझ पाओगे, इससे नहीं। इससे तो बस आप ये देख पा रहे हो कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है, अमीनो एसिड पास पास आते जा रहे हैं, चेन बनती चली जा रही है, और दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, एक mRNA का सीक्वेंस लिखा हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइबोसोम आगे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा बेटा। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कोडॉन टू कोडॉन, जैसे अब ये घूम घाम के कहां पर आ चुका है, AAU पर। tRNA आएगा, ये देखो अपने एंटी कोडॉन के साथ, और AAU का अमीनो एसिड लेकर के आ रहा है। इस तरीके से वो आएगा और इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। तब तक बनेगी बेटा जब तक कि वो कहाँ पहुंच जाए, स्टॉप कोडॉन पर। तो इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए नहीं है, ये एनसीईआरटी ने बता दिया है कि देखो इस तरीके से इतने सारे अमीनो एसिड जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। प्रॉपर कंसेप्ट समझना है तो आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको मेरा नोट्स और आपको मेरा डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपके बोर्ड्स में आए, आप ये डायग्राम बना सकते हो, 2 आरएनए बना सकते हो, टीआरएनए बना सकते हो, एमआरएनए बना सकते हो, और पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हो, ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बेटा, दैट इज लैक ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन, ये एक्सप्लेनेशन तब है जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है, और ये वाला प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगेन आई विल से कि ये डायग्राम नहीं है, ये कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन बेटा ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं रेगुलेट कराने के लिए। ठीक है, और ये ओपेरॉन कंसेप्ट एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के लिए समझाया गया था। कौन कौन से जीन्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं बेटा, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स है। ठीक है, लैक का लैक्टोज मतलब होता है, अगर मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स चाहिए होंगी। दैट मीन्स अब ये सारे के सारे एंजाइम्स इस कदर से वर्क करेंगे सो दैट ये सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस होकर के एंजाइम्स बना लें। तो अगर मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं क्योंकि उसकी प्रेजेंस खुद ही इंड्यूस करती है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को सो दैट एंजाइम्स बने और उसको तोड़ सके, इसीलिए इंड्यूसिबल सिस्टम कहा जाता है इसको, या लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं। अब होता क्या है बेटा, अगर लैक्टोज मीडियम में है तो ये आई जीन ना बेटा हाउस कीपिंग जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये हमेशा बनती रहती है, ये एक्सप्रेस करके अपना एमआरएनए बनाएगी और एमआरएनए आगे जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जब मीडियम में लैक्टोज होता है तो वो लैक्टोज जाकर के इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और इसको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर इसको पहचान नहीं पाता, तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है। अब प्रमोटर पर आता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसका रास्ता खाली है। ये आरएनए पॉलीमरेज जाएगा स्ट्रक्चरल जीन्स तक, ZYA तक, और उनको ट्रांसक्राइब कराएगा एमआरएनए में, और Z जीन आगे जाकर के एक जाई बनाएंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज को तोड़ेगा। पाई परमिएज जो परमिबिलिटी इंक्रीज करता है सो दैट फटाफट सेल के अंदर लैक्टोज जा सके। ए एंजाइम बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। दैट मीन्स अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही है, दैट मीन्स हम कह रहे हैं जीन एक्सप्रेस कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन इज ऑन। ऑन तभी होता है ओपेरॉन जब हमें एंजाइम्स की जरूरत है। ओपेरॉन ऑन तभी होगा जब एंजाइम की जरूरत है, और तभी ये जीन्स एक्सप्रेस करेंगे, तभी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। जब मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं तो एंजाइम्स बना के कर क्या लोगे। तो अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, उस केस में रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। तो प्रमोटर पर जब आरएनए पॉलीमरेज आता है बेटा, वो उसका रास्ता ब्लॉक है, वो आगे एंजाइम्स तक जीन्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेंगी, ना ट्रांसलेशन होगा ना ट्रांसक्रिप्शन होगा, कोई एंजाइम नहीं बन के आएगी। तो हम बोलते हैं ओपेरॉन हैज बीन टर्न्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। अभी पंखे की जरूरत नहीं है, ऐसी की जरूरत नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ऑन कर देते हैं बिल बढ़ाने के लिए, बंद है ना। सिमिलरली जरूरत नहीं तो बंद है। अब गर्मी आएगी, जरूरत पड़ेगी तो हम ऑन करेंगे। तो जब जरूरत पड़ेगी तो इन एंजाइम्स को भी टर्न ऑन कर दिया जाता है। इन जीन्स को ऑन करने का मतलब है एक्सप्रेस करा दो उनको। ये डायग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखा दिया हुआ है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए आप एक सेल को आइसोलेट करो। ठीक है, डीएनए क्योंकि बहुत बड़ा होता है, डीएनए को आइसोलेट करके उसको फ्रेगमेंट्स की फिर क्लोनिंग करो, कॉपी, बहुत सारी कॉपीज बनाओ, और उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर जी की एक मशीन थी, उसमें भर करके हर एक फ्रेगमेंट का, हर एक टुकड़े का सीक्वेंस निकाल लो। ठीक है, उसके बाद
लास्ट डायग्राम जो एनसीईआरटी में है ये क्या है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए है। ये एग्जाम्पल मैंने अपना लेकर के समझाया था कि मान लो एक खून मिला है, ब्लड एविडेंस मिला है क्राइम सीन से, ये यशिका मैम पे शक है पुलिस वालों को, ठीक है, और एक और बच्चा है स्टूडेंट, कोई मोहित बच्चा ले लेते हैं, मोहित है फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट बी है, मोहित ले लो, रोहित ले लो। अब मेरे पे शक है, मोहित पे शक है और ये एविडेंस है, तो हमारा क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, जिसके लिए जिस क्रोमोसोम पर वो मेरे पे स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16 पे स्टडी कर रहे हैं, तो मोहित के भी क्रोमोसोम 7, 2 और 16 पे स्टडी करेंगे, और ये जो खून क्राइम सीन से मिला है उसके भी क्रोमोसोम 7, 2 और 16 से स्टडी करेंगे। अब मेरा क्रोमोसोम 7 लिया है तो उसमें 2 लिखा हुआ है, एक पैटर्नल एक मैटर्नल, क्योंकि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम सेट में है जिसमें से एक मम्मी से आया है, एक पापा से आया है। पापा वाले क्रोमोसोम को पैटर्नल कहते हैं, मम्मी वाले क्रोमोसोम को मैटर्नल कहते हैं। ये जो लाल लिखा हुआ है मेरे में VNTR, जो VNTR मेरे में देख रहे हैं वही इसमें देखेंगे, वही इसमें देखेंगे। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बेटा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इवन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। ये देखो, ये लाल वाला VNTR पैटर्नल पर 3 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर देखो मोहित के क्रोमोसोम 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से VNTR को, हर VNTR को स्टडी किया जाएगा क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद बेटा अपने रिपीट्स के अकॉर्डिंग ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ये देखो बैंड्स बनकर के आ गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो बैंड बनकर के इससे मैचिंग कर लो, ये वाला जो खून है बेटा किससे मैच खा रहा है, दैट मीन्स ये पकड़ा जाएगा, इसको जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। ये फायदा होता है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट बड़े इजी इजी डायग्राम है, सारे डायग्राम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप मॉलिक्यूलर बेसिस के डायग्राम को गो थ्रू करिए। ओके, सो ये जो डायग्राम है बेटा डिफरेंट माइक्रोब्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कोकस शेप्ड मतलब जो गोल मटोल बैक्टीरिया होता है ना, क्या नाम होता है उसका, कोकस, ठीक है। तो ये कोकस के बारे में बता रहे हैं, सबके पावर्स भी बताए हुए थे कि जो पहला वाला रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ये मैग्नीफाई किया गया है बेटा 1500x पर, ठीक है। उसके बाद ये जो स्फेरिकल वाला है बेटा अगेन 1500x पर मैग्नीफाई करके देखा गया है, लेकिन इसमें जो दिखा रहे हैं ये रॉड शेड बैक्टीरिया है, मोटाइल है, अलोंग विद द फ्लैजुला प्रेजेंट इन इट। तो ये मोटाइल बैक्टीरिया इतने अच्छे से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 50,000 एक्स पर मैग्नीफाई करके आपको इतना सुंदर पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस वाले डायग्राम में आपको ये बैक्टीरियोफाज है, रे लेबलिंग याद रखना। ये बेटा क्या है, एडिनो वायरस जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, और ये क्या है तुम्हारा रॉड शेप्ड वायरस जिसको हम बोलते हैं टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, इसमें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप इसको कल्चर कर सकते हो, बैक्टीरिया और फंगस को कॉलोनीज बनते हुए दिखाई दे रही है। ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है बेटा जो ग्रो कर रही पेट्री डिश पर, और ये एक फंगल की कॉलोनी है जो ग्रो कर रही है पेट्री डिश पर। नेक्स्ट डायग्राम जो है बेटा, ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स है जिसमें फर्मेंटेशन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। ये एक फर्मेंटेशन का प्लांट दिखाया हुआ है, ये सीवेज ट्रीटमेंट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, और ये एरियल व्यू है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम बेटा ये बायोगैस का है जिसमें 3 टैंक है, जिसमें गोबर और पानी को मिक्स करते हैं, फिर ये डाइजेस्टर टैंक में आता है जहां पर ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद जो कुछ बचा रह जाता है उसको आउटलेट टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, तो गोबर ही बेटा है ना, तो उसको आप खाद वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सेटअप होता है बायोगैस का, जो भी गैस बनती है यहाँ पर कलेक्ट होती है, पाइपलाइन के थ्रू उसको घरों तक भेज सकते हैं, और बहुत अच्छी गैस होती है, कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पस, दैट इज वाई इसको यूज करना चाहिए। अब गोबर जहां पर होता है बेटा, जहां गाय होगी रूरल एरियाज में, वहीं कर पर आपको ये बायोगैस प्लांट दिखाई देता है, एम आई राइट, ठीक है। तो ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट है, और इसके बाद अब शुरू हो जाएगा अगले चैप्टर का डायग्राम। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम हम करने वाले हैं बेटा वो अगले चैप्टर का है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
ऑर्गेनिज्म वाले पोर्शन का डायग्राम नहीं होगा बिकॉज दैट इज नॉट इन द सिलेबस। पहचानिए किसका डायग्राम बेटा, दिस इज ऑफ एज पिरामिड। 3 प्रकार के एज पिरामिड होते हैं, ट्राइंगुलर जो एक्सपैंड कर रहा होता है, बेल शेप जहाँ स्टेबल होता है जैसे यूएस में होता है, और एक होता है बेटा अर्न शेप। ठीक है, ये आपको इटली और जापान में अगर पॉपुलेशन का सर्वे करोगे तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में इसी प्रकार का आपको शेप दिखाई देगा, दिस इज बेल शेप। एज पिरामिड पे भी जब भी क्वेश्चन आए बेटा तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके शेप बताने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं ग्रोथ जो है वो एक्सपैंडिंग फॉर्म में है, यहाँ पर स्टेबल है और डिक्लाइनिंग है। अगर यंगर पॉपुलेशन कम होता है बेटा बूढ़ों की ओल्डर पोस्ट प्रोडक्टिव से, तो इसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम विच इज देयर, ये किसके लिए है बेटा, ग्रोथ मॉडल्स बताया गया है। इस पर बहुत क्वेश्चंस PYQ पूछे गए हैं बेटा, ग्राफ बेस्ड। ठीक है, 2 प्रकार के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं बेटा। ये वाला जो है जिसमें आपको शेप जे शेप मिल रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है। ये कब ऑब्टेन होती है बेटा, जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सिर्फ खाता है और अपना नंबर को बढ़ाता है, ये नहीं देखता कि कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतना ज्यादा अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, कैरिंग कैपेसिटी को भी पार कर जाएगा, क्योंकि वो बायोटिक पोटेंशियल अचीव कर लेता है, वो ग्रो करता ही जाता है बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज रिसोर्स इज अनलिमिटेड। दूसरा जहां पर आपको एस शेप दिखाई दे रहा है, इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। ये ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि ये तब होता है बेटा जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और वैसे भी बेटा दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, उस चीज़ की लड़ाई करनी पड़ती है जिसकी वजह से कंपटीशन होती है। तो जो पॉपुलेशन है वो नियर दी कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। इक्वेशन इसका होता है dN/dt इज इक्वल टू Rn, इसका होता है dN/dt इज इक्वल Rn K माइनस N/K, जहाँ पर K कैरिंग कैपेसिटी है। K माइनस N/K को हम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब वो फैक्टर जो कभी भी बायोटिक पोटेंशियल को अचीव नहीं होने देता, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमेशा नियर द कैरिंग कैपेसिटी स्टेबलाइज होती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब नेचर कितना होल्ड कर सकता है। अगर नेचर के पास कुर्सी ही नहीं है बेटा तो कहाँ से बैठा सकता है ना वो एक एक्स्ट्रा स्पीशीज को, तो मैक्सिमम लिमिट है बेटा वो कितना भार उठा सकता है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा होता है, ये ज्यादा रियलिस्टिक होता है रादर देन एक्सपोनेंशियल वाले से। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ए वाला रिस्पॉन्स आपको तब मिलता है आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, मतलब रिसोर्स अनलिमिटेड है जिसकी वजह से ग्रोथ कभी लिमिट नहीं हो रही, और प्लॉट जो मिलता है उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। बट जब रिस्पॉन्स लिमिटिंग होने लगता है तो ग्रोथ भी रुकने लगती है, रिसोर्स लिमिटेड होगा तो ग्रोथ भी कम होगी और हमेशा कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड ही स्टेबलाइज होगी, उसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, जहां पर के कैरिंग कैपेसिटी है। और इसमें 3 फेजेस आपको दिखाई देते हैं। शुरुआत में लैग फेज, ये लॉग फेज कह लो, इसको एक्सपोनेंशियल कह लो या एक्सेलरेशन फेज कह लो, ये वाला डिसेलरेशन फेज होता है, और ये वाला एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट मतलब जब स्टेशनरी हो जाता है। स्टेशनरी कब होगा, जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन साइज के बराबर पहुंच जाएगी, जितनी कुर्सी थी उतने स्पीशीज हो गए हैं, तब वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, एसिम्प्टोट वाले फेज में पहुंच जाएगा। तो 4 फेजेस होते हैं हमारे किसमें, एस शेप्ड में। और जे में 2 ही फेज होता है, एक लैग फेज और एक एक्सपोनेंशियल फेज, दैट्स इट। नो डिसेलरेशन, नो एसिम्प्टोट, कभी नहीं आएगा क्योंकि रिसोर्स इज अनलिमिटेड, ग्रोथ इज अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम दिया हुआ, ये हमने किया था, ये फिग और वास्प का पॉलिनेशन दिखा रहे हैं। ये देखो वास्प फिग के प्लांट को पॉलिनेट करती है, तो फिग को पॉलिनेशन मिल जाता है, इन रिटर्न उनको अपने एग ले करने के लिए जगह, विच इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म वाला इंटरेक्शन। यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि बी ऑर्किड के फ्लावर को पॉलिनेट करती है, बट मैंने तुम्हें एक बहुत शातिर इमेज भी दिखाई थी ओफायरिस, जो सिर्फ पॉलिनेशन करा लेती है, इन रिटर्न उसको कुछ भी नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट इकोसिस्टम में जो आपको डायग्राम मिलेगा वो इसका मिलेगा डीकॉम्पोजिशन का। ये डायग्राम के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक पेड़ है, पेड़ का पत्ता गिर गया, अब पत्ते को बेटा कोई जानवर खा सकता है। अगर जानवर खा लेगा तो न्यूट्रिएंट फूड चेन में एंट्री कर जाएगा, फूड वेब में एंट्री कर जाएगा। अगर इस पर टर्माइट्स या अर्थवर्म खाना शुरू करते हैं, इसको फ्रेगमेंट शुरू कर देते हैं, तो ये टर्माइट्स अर्थवर्म है। ठीक है, ये क्या है बेटा,
डेट्रिटस डेड रॉ, डेड रिमेन्स है प्लांट एंड एनिमल्स का, उसको डेट्रिटस कहते हैं। यहाँ पर प्लांट का एग्जाम्पल है कि पत्ती गिर गई, अब इसको डिकम्पोज करना है। तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है बेटा वो क्या करता है, अर्थवॉर्म फ्रेगमेंटेशन करता है। डेट्रिटस पर एक्ट करता है ना सबसे पहली बार, इसीलिए फ्रेगमेंटे जो कराता है बेटा उसको डेट्रीवोर्स कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का काम होता है कि इतने बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जस्ट लाइक जब हम खाना खाते हैं, इतना बड़ा जो निवाला खाते हैं जब, तो उसको भी चबाते हैं ना, सो दैट वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब वो अंदर आगे प्रोसेस होएगा तो एंजाइम्स का रोल आएगा और एंजाइम्स बेहतर तरीके पर काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से। ठीक है, सिमिलरली वही कंसेप्ट है बेटा, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जब आगे के प्रोसेस में डिकम्पोजिशन में कैटाबॉलिज्म होगी, जहां पर बैक्टीरिया और फंजाई आएंगे, वो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, तो वो एंजाइम बेहतर एक्ट कर पाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स पर। तो फ्रेगमेंटेशन के दौरान बेटा कुछ ऐसे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो निकल करके तुरंत लीच आउट हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। बट फ्रेगमेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डिकम्पोजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद इसको कौन डिकम्पोज करता है बेटा, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो लीव्स को पार्शली कंज्यूम करते हैं डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, एंड दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। उसके बाद बेटा फर्दर डिकम्पोजिशन कराते हैं अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, माइट्स एंड फंजाई, और उनके अंदर का न्यूट्रिएंट फिर से किस में मिला देते हैं, मिट्टी में। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स था बेटा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, वो वापस से मिट्टी में आ गया है, वो नाइट्रोजन फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट के पास चला जाएगा। तो डिकम्पोजिशन ये तय करता है बेटा कि न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की साइकिलिंग होती रहे। ठीक है, तो जो भी कोई मरता है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होता है वापस से मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से फिर एब्जॉर्ब होकर के प्लांट में चला जाता है, ये सिलसिला चलता रहता है। एंड दिस इज हाउ डिकम्पोजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। मिनरल रिलीज होने से जस्ट पहले बेटा कैटाबॉलिज्म के दौरान, डिकम्पोजिशन के दौरान एक ह्यूमस बनता है, और वो ह्यूमस अगर कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो फाइनली उससे मिनरल्स निकल करके, न्यूट्रिएंट्स निकल के ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा कि इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन कैसे चलती है, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। नेक्स्ट बेटा यहां पर लेवल्स दिखा रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल दिखा रहे हैं। प्रोड्यूसर वाला लेवल ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 3, ये ट्रॉफिक लेवल 4। ट्रॉफिक वर्ड न्यूट्रिशन के लिए होता है, तो डिफरेंट लेवल्स जो फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स भी दे रखा है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स किस लेवल पर होंगे, जू प्लैंक्टॉन्स किस पर होंगे, बर्ड्स किस पर होंगे, मैंस किस पर होंगे। हम बेटा हम हो गए, टाइगर हो गया, वो हमेशा टॉप उसमें ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये याद कर लेना, वैसे तो हमने बहुत सारे फूड चेन वैसे भी कॉपी में लिखे हैं, बट फिर भी याद रखना। यहां पर क्या दिखा रहे हैं बेटा कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है। हर बार जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 10% लॉ ही आगे चलती है, लेकिन एनर्जी तब तक ट्रांसफर नहीं होती बेटा जब तक हीट लॉस ना हो। अब 10% एनर्जी जब तक आगे इस बर्ड को नहीं मिलेगी जब तक हीट के फॉर्म में ना लेके, क्योंकि जब हीट एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में बेटा यूनि डायरेक्शनल होता है, सन से लेकर के प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप का कंज्यूमर, कार्निवोर्स कह लो आप, तो यूनि डायरेक्शनल होता है। और जब ऐसा होता है बेटा तो एनसीईआरटी लिखती है फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों फॉलो होता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट को कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं ना, ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो एनर्जी है बेटा सिर्फ 10% ही आगे जाती है, कुछ हीट के फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, अब जब ये मर जाएंगे तो इनकी एनर्जी किसको जाएगी, डिकम्पोजर्स, तभी जाएगी जब हीट लॉस हो। तो एवरी एनर्जी ट्रांसफर इज अकम्पनीड बाय हीट लॉस, ये समझाना चाहा है एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्या है बेटा, पिरामिड है जो हमने डिस्कस किया है। ये पिरामिड ऑफ नंबर है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बेटा अपराइट पिरामिड मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बायोमास का पिरामिड है कि टेरेस्ट्रियल में आपको बायोमास का पिरामिड अपराइट मिलेगा। इस पर एक क्वेश्चन भी हमने किया था सैंपल पेपर में। ये पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में है कि इन्वर्टेड मिलता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स का वजन बहुत कम आता है कंपेयर टू दी जू प्लैंक्टॉन्स जो उनके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है।
इस पर क्वेश्चंस किया था हमने। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है बेटा, क्योंकि हमेशा 10% एनर्जी का लॉस होगा आगे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में। तो धीरे धीरे जैसे आप हाई ट्रॉफिक लेवल में जाओगे तो एनर्जी घटते ही चली जाएगी, एज यू कैन सी। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर शुरू होता है बेटा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये डिफरेंट पाई चार्ट्स हैं। इन पाई चार्ट्स में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन डोमिनेंट है, किसका नंबर ज्यादा है वो बताया गया है। जैसे वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं, यहाँ पर फिशेस सबसे ज्यादा होते हैं, और प्लांट्स में फंजाई और एंजियोस्पर्म को डोमिनेंट कहा गया है। इसमें बैक्टीरिया इंक्लूड नहीं किया गया, इसका रीजन भी हमने डिस्कस किया और इस पर क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट, ये स्पीशीज रिलेशनशिप का कर्व है जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट में दिया था कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, वैरायटी ज्यादा दिखती है जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे, लेकिन एक टाइम आने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। जो ग्राफ मिल रहा है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इक्वेशन ये थी, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a बोलते हैं, विच विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, z की वैल्यू भी बताई थी 0.1 से लेकर के 0.2, बट बहुत बड़े कॉन्टिनेंट में ये वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 तक जा सकती। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल द डायग्राम्स विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी बेटा। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि क्या क्या डायग्राम्स है, उनका क्या क्या मतलब है, वो क्या क्या कहना चाहते हैं, वो सब हमने इस लेक्चर में कर लिया है। तो मस्त तरीके से पढ़ते रहिए बेटा, हार्डवर्क करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।